हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आप इस संविधान की प्रस्तावना से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसे लिखने वाले कितने इंटेलेक्चुअल थे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ इस संविधान का निर्माण किया। आप इससे उन सभी की बुद्धिमत्ता के बारे में और भी जान सकते हैं। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब सभी कमेटी के लोग किसी एक मुद्दे पर बहस करते थे और फिर उनका समाधान निकालते थे। तब जाकर आज हमारा संविधान बन सका। संविधान जिसके आगे कोई धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म का हो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक संविधान ही है जिससे हमारा पूरा देश चलता है। इसलिए तो कहते हैं भारत रूल ऑफ लॉ का देश है, जिसमें हम सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है और इसके साथ ही जिसे सही से निभाना हमारा कर्तव्य बनता है। नमस्ते, मेरा नाम है सुजल भूपति और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्दों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। और इन्हीं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप विस्तार से जानेंगे और मैं उसको विस्तार करूंगा। सो उतरते हैं वीडियो पे अपनी। पहला, संप्रभुता। संप्रभुता शब्द संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामले मतलब आंतरिक और बाहरी स्वयं करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि कोई अमेरिका, ना कोई चाइना, ना कोई ब्रिटेन दखल अंदाजी कर सकता है भारत के आंतरिक और बाहरी मामले में। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसकी प्रमुख माना तथा संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायनों में सीमित नहीं करती। एक संप्रभुता राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि अक्साई चीन, इसमें भारत दावा कर सकता है क्योंकि यह भारत का ही लैंड है। सेकंड है हमारा समाजवादी। वर्ष 1976 के 45वें संविधान संशोधन से पहले ही भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उससे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवॉर्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवादी लोकतंत्र समाजवादी है, ना कि समाजवादी सौम्यवादी समाजवाद, जिसे राजश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और
वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रारूप को थोड़ा लचीला बनाया है। तीसरा है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है तथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अब समझे धर्मनिरपेक्षता का मतलब। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की कल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्येक रूप से करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार हैं: परिपेक्षा, पहल, प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्य के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1946 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा समानता को मान्यता देती हो। स्वाधीनता समानता के सिद्धांत को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इसे अर्थ में करते हैं कि यदि इसमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के
वैश्विक व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी। संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। पांचवा गणतंत्र है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का मुख्य आमतौर पर राजा या रानी होता है, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य मुख्य हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका, भारत और भी कई देश हैं। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का मुख्य अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उनका चुनाव 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने के बजाय लोगों के हाथों में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्यक्ष नागरिक के लिए खुला होगा। सिक्स्थ है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व राजनीतिक नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के किए समान व्यवहार। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाए। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की समानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला स्वरूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राजनीति दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। सेवेंथ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक के अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्ण चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाए। ये भी बात सही है और ये बात सही है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार सतत नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदेशों को फ्रांस की क्रांति 1779 से 1799 से लिया गया है।
8वां है समता। समता का अर्थ सिंपल है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए अधिवे विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की यानी प्रबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंधन में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुरक्षित करते हैं। पहला है विधि के समता, अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निवेश, अनुच्छेद 15। सेकंड है ना। थर्ड है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अस्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंतर, अनुच्छेद 18। संविधान में 2 ऐसे संबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य कारक नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325। तथा दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, अनुच्छेद 326। राज्य के नीति निवेश सिद्धांत, अनुच्छेद 39। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम करने के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। अब ये तो रियलिटी में कुछ और ही दिखता है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि अब थोड़ी महिलाओं की स्थिति बदलती जा रही है। चलिए चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। बंधुत्व 9वां है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषा, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्राप्त करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातें को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी रक्षा करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकतों का त्याग करें, और ये शायद ही दिखता है। और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये भी बहुत कम दिखता है आजकल के तो। चलिए छोड़िए। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सामायिक आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पाना है। और ये सभी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आजकल का बहस के मुद्दा है। सांप्रदायिकता, इसका भी हम न्यूज़ पढ़ चुके हैं। क्षेत्रवाद, इसका भी
न्यूज़ हाल ही में पढ़ चुके हैं। जातिवाद ये तो हमेशा से था, जब से क्या बोल सकते हैं यार। और भाषावाद तो अभी चल ही रहा था, है ना। सब ये सब तो हो रहा है यार। अब इसमें लोगों को क्या मंशा है वो लोग ही तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही वीडियो आगे आने वाले वीडियो में लाता रहूँगा।